Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. पहले आर्टिकल में हम एफडीआई इनफ्लो के ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड, फ्रांस के न्यूक्लियर शेयरिंग ऑफर के बारे में बात करेंगे. लास्ट में हम बात करेंगे यूक्रेन ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में. आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम एफडीआई को समझते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जैसे मान लीजिए एक कंट्री है, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं. इंडिया के अंदर ये कंपनी है जिसका नाम है मैपल. अब इस मैपल कंपनी में लेट्स से कोई पर्सन, लेट्स से टोनी स्टार्क, टोनी इसके अंदर कुछ शेयर को खरीद लेता है. दैट इज 20%, 30%, 40% या इससे ज्यादा. तो इस केस में इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जहां पर आप शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट करते हुए, मतलब सेकेंडरी मार्केट में ना इन्वेस्ट करते हुए कंपनी की ओनरशिप के लिए जाते हैं. यहां पर आप मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं कंट्री के अंदर. मतलब एफडीआई आपका वो टूल है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोवाइड करता है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा एंड एसेट्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. अब इसी तरह की एक इन्वेस्टमेंट होती है एफआईआई या एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. ये आपकी सेकेंडरी मार्केट में पैसा प्लेस किया जाता है. इसे अक्सर आप हॉट मनी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मनी जैसे ही किसी कंट्री की इकोनॉमी खराब परफॉर्म करने लगती है या कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुरंत ही शेयर मार्केट में से निकाल के दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दी जाती है. तो यहां पर शॉर्ट टर्म है, ये फाइनेंशियल एसेट्स जैसे इक्विटी, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट की जाती है एंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए इसे हॉट मनी भी कहा जाता है. अभी कहा यह जा रहा है कि फाइनेंशियल 2024-25 में आपकी जो एफडीआई है इसके अंदर काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है. अब इसको हम कुछ डाटा के अकॉर्डिंगली समझते हैं. देखो, जो ग्रॉस एफडीआई इंडिया में आई दैट इज समवेयर अराउंड $81 बिलियन की, जो कि जीडीपी का 3.1% के आसपास है. अगर हम देखें 2021 के डाटा के अकॉर्डिंगली और 2025 के डाटा के अकॉर्डिंगली ये 2.1% है. अब नेट जो एफडीआई हमारे पास आई है वो है $350 मिलियन की, क्योंकि काफी सारी एफडीआई आपकी आउटफ्लो भी कर गई. तो यहां पर आप ये मान के चलो कि जीडीपी का 1.6% है एंड ऑलमोस्ट 0% या इससे थोड़ा सा ज्यादा आपका आ जाता है जब हम 2025 की जीडीपी से इसे कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं उस अकॉर्डिंगली. तो कहा जाता है कि भाई इसके पीछे रीजन क्या है कि एफडीआई का जो इनफ्लो है वो इतना कम क्यों हुआ या नेट एफडीआई इतनी कम क्यों आई. तो कहते हैं कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपकी ट्रीटी शॉपिंग हो रही है आजकल, जहां पर जो देश बेटर ट्रीटी या आपको ये कह सकते हो कि बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है वहां पर आपको ज्यादा इनफ्लो देखने को मिल रहा है एफडीआई का. इस वजह से आउटफ्लो इंक्रीज हो गया है. अब अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट से लोग एग्जिट कर रहे हैं ज्यादातर. वैसे तो मैं अगर बात करूं इंडिया के अंदर, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इन्होंने एफडीआई को सीधा शेयर मार्केट के अंदर डाला है, जहां पर इसका इंक्रीज ऑलमोस्ट 75% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है. एंड इंडिया में क्योंकि अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिल्ट नहीं हुआ है, जहां पर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको क्या हो रहा है, कमी देखने को मिल रही है. तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से आपका एफडीआई आउटफ्लो थोड़ा इंक्रीज हुआ है और एफडीआई इन टोटल आपकी कम हुई है. तो एफडीआई आने से क्या फायदा होता है, आपका कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज होता है, टेक्नोलॉजी आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट आपका बूस्ट होता है, क्योंकि कंपनी आएगी, कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो आप उसको बेचेंगे एंड इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होता है और मार्केट का एक्सेस भी इनहेंस होता है. बट इससे रीजनल डिस्पैरिटी इंक्रीज होती है, बिकॉज एफडीआई की ज्यादातर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट आती है अर्बन एरियाज में, तो रीजनल डिस्पैरिटी आपकी इंक्रीज करेगी. अब यहां पर आप ये मान के चलें कि ट्रीटी शॉपिंग मतलब कैपिटल रूट जो है ज्यादातर आपका टैक्स हेवन में चला जाता है. पैसा आता है, आने के बाद क्या होता है कि यहां पर पेरेंट कंपनी को पैसा देने के नाम पे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पेप्सी. अब पेप्सी का जो पेटेंट फॉर्मूला है, अब ये क्या करते हैं कि इसके पेमेंट के लिए काफी सारा पैसा अपना टैक्स हेवन कंट्रीज को के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं. तो इंडिया से जो प्रॉफिट है उसको ये टैक्स हेवन में ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं बेस इरोजन का भी काम करते हैं.
वैसे इन्वेस्टमेंट जो है आपकी अनस्टेबल रहती है, जैसे ही आपकी इकोनॉमी में थोड़ा भी उतार चढ़ाव आता है तो वो एग्जिट कर जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। प्रॉब्लम ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि रशिया यूक्रेन के जो क्राइसिस है उसका असर यूरोप में भी पड़ता हुआ दिखाई दे। अब इसके पीछे रीजन है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, आपको शायद पता हो। अभी रिसेंटली रशिया के 4000 किलोमीटर अंदर बॉर्डर में जाके यूक्रेनियन पर्सन्स ने अपने ड्रोन अटैक को अंजाम दिया, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात भी करेंगे। बट इस अटैक के अंदर कहीं ना कहीं जो कंट्री जिन्होंने ड्रोन सप्लाई किया, हो सकता है कल को रशिया उनको भी टारगेट करे। तो यहां पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रॉन, इन्होंने कहा कि भाई मैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलके अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनको उनके देश में स्टेशन मतलब रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रोसेस अपने यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम एड्रेस कर पाएंगे, बिकॉज आज की डेट में यूएस की सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। भाई ट्रंप जब से एडमिनिस्ट्रेशन आया है, आपको पता है ट्रंप कुछ भी फैसले ले लेते हैं भैया। कभी सुबह उठ के उनका मतलब आप ये मान के चलो उनके तुगलकी फरमान चल रहे हैं। तो अब यहां पर क्योंकि यूएस के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो फ्रांस ने कहा कि हम न्यूक्लियर शेयरिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ये एक तरह का मिलिट्री अरेंजमेंट है जहां पर वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स किसी और नॉन न्यूक्लियर अलाइज के पास उनके एरिया में स्टेशन करती है। अब यूएस इसको करता था, जैसे बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और टर्की के साथ मिलकर इसका एग्रीमेंट काफी अच्छा चल रहा था। बट यहां पर लीगल ओनरशिप और कंट्रोल जो था वो सिर्फ यूएस के पास था और एक्सक्लूसिवली यूएस इसको हैंडल कर सकते थे, जो कि प्रेसिडेंट उनके हैंडल करेंगे। हाँ, इवन यहां पर कंसल्ट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट था नाटो देशों के साथ। अब फ्रांस क्या कहता है कि भाई हमारे को एक तो यूएस के ऊपर भरोसा नहीं रहा है और हम चाहते हैं अब यूरोपियन यूनियन अपने डिफेंस के अंदर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को यूज करें। हम टोटली यूएस के ऊपर यूरोपियन पॉलिसी के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो फ्रांस कहता है मेरे पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इसको आप सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हो और एरियल लॉन्च भी इसका पॉसिबल है। तो अभी अगर किसी भी हाल में रशिया के साथ सिचुएशन खराब होती है, बद से बदतर होती है, तो उस केस में हम कहीं ना कहीं आपको नेशनल कंट्रोल देंगे, आप खुद से इन हथियारों को यूज कर सकते हैं, आपको ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं होगा। अब यहां पर इस चीज को लेके ट्रेडिशनली क्या होता था कि भाई जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे रशिया ने मिलिट्री पोस्चर को अपने मेंटेन किया हुआ, जैसे इन्होंने टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में डिप्लॉय कर रखा है। तो बट इसमें ये कहा जाता है कि भाई देखो ये ट्रांसफर वगैरह जो है ये आपका नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी के अगेंस्ट जाएगा, उसके स्पिरिट के, बिकॉज वहां पर ये कहा गया कि आप ट्रांसफर नहीं करोगे वेपन और उसके कंट्रोल को किसी भी नॉन न्यूक्लियर देशों के साथ। तो कहीं ना कहीं एनपीटी न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका वायलेशन होगा। तो यहाँ पर ये वैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव है, बिकॉज हो सकता है कि कुछ देश अपने देश के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को अलाउ ना करें, तो यूरोपियन डिवाइड हो सकता है। मतलब इस बात को लेके यूरोप में दो अलग अलग धड़े बन सकते हैं, कुछ कहेंगे कि हमें मिलना चाहिए, कुछ कहेंगे कि नहीं मिलना चाहिए। साथ के साथ यहाँ पर न्यू कमांड स्ट्रक्चर को बिल्ड करना, बायलैटरल ट्रीटीज और लाइक मल्टी लेवल ट्रीटीज की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इससे एक डर ये भी रहेगा कि कहीं न्यूक्लियर हथियार किसी गलत हाथ में चले गए तो इससे और न्यूक्लियर वेपन वाले देश बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पर यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जो ये फ्रांस का इनिशिएटिव है, हो सकता है ये बैकफायर भी कर जाए। तो आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन स्पाइडर वेब ड्रोन्स की। जैसा मैंने आपको कहा अभी रिसेंटली एक कोवर्ट ऑपरेशन रन किया, किसने? यूक्रेन ने। लगभग 1.5 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी। इन्होंने क्या किया, एक ट्रक लिया, उस ट्रक के अंदर मतलब उसको डिस्गाइज करके कि मोबाइल या कुछ और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर एक रिमोट से ऑपरेट होने वाला लाइक आप कह सकते हो कि रूफ क्रिएट की। उसके अंदर जो बॉक्सेस थे, वुडन बॉक्सेस के अंदर जिसमें सामान उन्होंने रखा हुआ था यानी ड्रोन रखे हुए थे, उसको भी रिमोटली ओपन किया जा सकता था। वीडियो आपने देखी होगी, जस्ट लाइक किसी भी हॉलीवुड मूवी की तरह देखने को लग रही थी। तो आप ये मान के चलो इन्होंने 1.5 साल से इसकी प्लानिंग कर रही थी। बट ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जहां पर आपके स्मॉल एंड लो कॉस्ट जो ड्रोन हैं ये कहीं ना कहीं मैसिव डैमेज क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये इस चीज का सबूत है। तो 41 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का ये क्लेम करते हैं, पता नहीं कितने किए हैं कितने नहीं, बट कुछ तो किए हैं। TU-22M3, TU-95 एंड इवन A5 अर्ली वार्निंग प्लेन, इन सब को डिस्ट्रॉय किया गया है। इन सभी रेंजेस के जो एयरप्लेन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें एस्टिमेट कॉस्ट आप ये कह सकते हो $7 बिलियन की आ रही है। अब यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं रशिया की जो पोस्चर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। पहली चीज तो इससे आपका जो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रक्शन है, इससे आपकी जो मिलिट्री की इनविंसिबिलिटी है उसको एक इमेज को बहुत बड़ी एक घात पहुंचा है। साथ के साथ आप ये मान के चलो कि 1/3 जो रशिया है इस बॉम्बिंग से वो आपका क्रिपल किया है। एंड रेयर जो एयरक्राफ्ट थे जो अभी मान के चलो कि कहीं भी प्रोडक्शन में नहीं है रशिया में, उनको यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक रशिया के लिए खतरे की घंटी है। अब यहां पर कहा जाता है कि भाई इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को यूज किया, इनको स्मगल किया ट्रक के अंदर डिस्गाइज करके वुडन मोबाइल कैबिन्स के अंदर, एंड देन मोबाइल नेटवर्क्स के थ्रू इसके रियल टाइम वीडियो को ट्रांसमिट किया रशिया के नेटवर्क्स के थ्रू, देन लॉन्च कहीं ना कहीं रिमोटली रशियन टेरिटरी के अंदर से इसे किया गया, और इसे डे टाइम पे कंडक्ट किया गया। आमतौर पे नाइट पे कंडक्ट करते थे इस तरह की रेड, बट पहली बार डे टाइम पे भी उन्होंने ये किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया यूक्रेन ने कि भाई लो कॉस्ट ड्रोन एम्पावर करते हैं एक स्मॉल मिलिट्री नेशन को भी बड़े देशों से टक्कर लेने के लिए। देन यहाँ पर स्टिल्थ एंड सबवर्जन मतलब ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स को यूज किया गया। कहीं ना कहीं एक सिविलियन और मिलिट्री के बीच में जो बाउंड्री लाइंस थी उसको इफेक्टिवली इन्होंने क्या कर दिया है, इरेज कर दिया है। तो आने वाले समय में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जो मिलिट्री एयरबेस हैं उनके अलावा बाकी एरियाज पे भी रशिया इनके अटैक करे। देन कॉस्ट बेनिफिट शिफ्ट, अब लो कॉस्ट ड्रोन आपके हाई एंड जो अगर एयरक्राफ्ट है उनको डैमेज कर सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको वॉरफेयर के अंदर एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। देन ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था, तो एक चांसेस ये भी है कि स्लीपर सेल्स आपके ऑपरेट कर रहे हो रशिया के अंदर। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑल्दो ये आर्टिकल ऑपरेशन आप नाम याद रख सकते हैं, उसके साथ साथ इनके जो बॉम्बर्स और बाकी चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हुए हैं उनके नाम आप याद रख सकते हैं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।